बाद एक और इंपॉर्टेंट स्वास्थ्य क्षेत्र का टॉपिक है जिस पर हम बात कर लेते हैं। तो देखो, स्वास्थ्य बीमा का आर्थिक बोझ कहां जाएगा? आम आदमी। अब आपके ये इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्वास्थ्य आपके सामाजिक अवसंरचना का बहुत बड़ा हिस्सा है। आपको पूछे कोई कि सामाजिक अवसंरचना क्या है? क्या है सामाजिक अवसंरचना? इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरह का होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक क्या होता है? फिजिकल, और दूसरा क्या होता है? सोशल। एक तो होता है भौतिक और दूसरा होता है सामाजिक। भौतिक में क्या क्या आता है आपके? स्कूल मत बोलो, सड़क, ऊर्जा, तो सड़क में आ गए ना, परिवहन में सारे, सड़क, ऊर्जा, रेल, डाक, इस तरह की सारी चीजें, ये किसमें आती है? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में, है ना। और अगर सोशल की बात करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, बीमा। बीमा वैसे सर्विसेज में आता है, सर्विस सेक्टर में, लेकिन मेनली शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जितनी भी चीजों से मिलती है वो सारे क्या आता है? आपके एक तरह से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, सामाजिक अवसंरचना। तो मेनली शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो चीजें हैं जिनमें सबसे ज्यादा निवेश की आवश्यकता है, क्योंकि ये दीर्घकालीन स्तर पर जाकर के और हमको परिणाम देते हैं। अब स्वास्थ्य पर सरकार क्यों करे? सबसे बड़ी बात यह, तो देखो, मानव संसाधन जो है उसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है, तो उसके लिए स्वास्थ्य उनका अच्छा होना चाहिए। और स्वास्थ्य अच्छा कब होगा? जब स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होगी। जैसे मान लो कोरोना के दौरान आपको टीका नहीं दिया जाता, सरकार कह देती कि मैं क्यों इतना पैसा करूं, मरने दो, तो क्या होता? हम में से अधिकांश मारे जा चुके होते। अब चूंकि सरकार कितनी भी भौतिक सुविधाएं बसा ले, इनका प्रयोग कौन करेगा? इनका प्रयोग कौन करेगा? मानव संसाधन। और मानव संसाधन कब कर पाएंगे? जब वो जिंदा होंगे। जिंदा होंगे और योग्य होंगे। जिंदा होने के लिए स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, योग्य होने के लिए शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। मतलब असेट ना केवल हो बल्कि उसके साथ साथ उपयोगी भी हो, यह ज्यादा जरूरी है। इसीलिए शिक्षा और कौशल विकास पर सरकार का ध्यान हमेशा रहता है। तो स्वास्थ्य की बात हम यहां कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य बीमा का आर्थिक बोझ कहां जाए? आम आदमी। बीमा की अगर हम बात करें तो बीमा हमारे दो तरह का है। कौन सा? दो तरह का बीमा, ठीक है। तो बीमा मतलब क्या है? बीमा एक तरह की वो व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक निश्चित शुल्क देकर के व्यक्ति एक निर्धारित अवधि के अंतर्गत किसी भी प्रकार के दावे के बदले में अनुतोष प्राप्त कर सकता है। दावा मतलब जैसे मान लो मैंने बोला कि भैया मैंने दुर्घटना बीमा करवाना है, इसका मतलब है कि अगर कहीं भी कोई दुर्घटना हुई तो एक निश्चित राशि, जैसे मान लो मैंने 5 लाख रुपए का करवाया, तो 5 लाख रुपए तक का दावा मैं कर सकता हूं उस दुर्घटना की स्थिति में। तो जो भी शर्तों के अधीन वो चीज है उसके अंतर्गत मैं बीमा का लाभ ले सकता हूं। समझ गए? अब बीमे भी दो तरह के होते हैं। एक होता है जीवन बीमा, क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस। और एक होता है गैर जीवन बीमा, जिसको हम सामान्य बीमा भी बोलते हैं। जैसे कि क्या क्या हो सकता है गैर जीवन बीमा में? स्वास्थ्य बीमा। स्वास्थ्य बीमा लाइफ इंश्योरेंस नहीं है। स्वास्थ्य बीमा को लाइफ इंश्योरेंस नहीं कहा जाता। LIC जो करवाते हो ना आप, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास में, तो वो LIC में दो तरह के बीमा करता है। एक तो जीवन बीमा होता है और एक गैर जीवन बीमा। तो वैसे तो जीवन बीमा का तो काम जीवन के से रिलेटेड ही है, तो यहां पर तो जितने भी बीमे हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? जीवन से। तो LIC बेसिकली किस फैक्टर में काम करता है? जीवन बीमा में। लेकिन इधर आपके जैसे न्यू इंडिया एश्योरेंस है या ओरिएंटल इंश्योरेंस है, ये सब क्या करते हैं? और दूसरे वाले बीमा करते हैं, जैसे स्वास्थ्य, मोटर वाहन, है ना, या मरीन में मान लो कोई आप अपना यातायात में वाहन बेच रहे हो, कोई जहाज, उसका बीमा आपने करवा दिया, है ना। आपदा बीमा हो सकता है, दुर्घटना बीमा हो सकता है नहीं हो सकता? इस तरह के सारे बीमे आप करवाते हैं। और भी होते हैं, आजकल तो मोबाइल का भी बीमा होता है, चोरी थेफ्ट के खिलाफ बीमा होना, तो ये सारे गैर जीवन बीमा में आते हैं। इन्हीं में से एक है स्वास्थ्य बीमा। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि देखो क्या है कि
अगर हम हमारे देश में देखें तो लोगों की आय का मतलब मान के चलो कि 64% लोग जब बीमार होते हैं तो उनके आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस होता है। आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस का मतलब कि उस पैसे की व्यवस्था वो उनके पास खुद के पास होता नहीं है, वो कहीं ना कहीं से उधार करते हैं और उसके माध्यम से वो उसकी पूर्ति करते हैं और इस वजह से वो डेप्ट या कर्ज की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो व्यक्ति को अगर बीमा हो तो ऐसी परिस्थिति में वो इस एक्सपेंस से बच सकता है और इसीलिए सरकार कोशिश करती है कि बीमे को बढ़ाया जाए। तो स्विट्जरलैंड के एक री इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट में बोला है कि गैर जीवन बीमा के प्रीमियम दुनिया भर के देशों के मुकाबले हमारे देश में ज्यादा तेजी से बढ़े। मतलब वैश्विक स्तर पर जहां 4.1% की वृद्धि हुई है वहीं पर हमारे यहाँ पर 9.3% की वृद्धि हो गई। ऐसा क्यों हुआ? अभी हाल ही में एक 35 वर्ष के युवा थे जिन्होंने अपने जब 5 लाख की जो स्वास्थ्य बीमा है उसको रिन्यू कराने की बात कही तो उनसे 70,000 रुपए मांग लिए। कितना? 70,000 रुपए। तो ये चीज एक बहुत कंसर्न वाली चीज आई कि इतना ज्यादा तेजी से हमारे यहाँ पर जो है जीवन बीमा क्यों बढ़ रहा है। कुछ कारण है जिनको हमको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया गैर जीवन बीमा में क्या क्या आते हैं वो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। बहुत से अलग अलग प्रकार है। एक संस्था है जिसका नाम है इरडाई, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, 1999 में बनी थी। इसका काम क्या है? बीमा क्षेत्र को रेगुलेट करना। मतलब ये क्या करती है? बीमा क्षेत्र में जो कंपनी है उनको अलाउ करती है वो किस तरह से काम करेंगी, उनके लिए नियम बनाती है। इसको एक तरह की नियामक संस्था बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नियामक संस्था। मैंने कल भी आपको बताया था जैसे सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो क्या करता है? शेयर बाजार का विनियमन करता है, ठीक है। आरबीआई बैंकिंग क्षेत्र का विनियमन करता है। इसी तरह से इरडा क्या करता है? बीमा क्षेत्र का विनियमन करता है। तो आपको पूछेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक नियामक संस्था है या नहीं है? अगर आपको आएगा तो आप लिखोगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। अब समझ रहे हो? नियामक संस्था उसको बोलते हैं जो नियमन करती है, क्या बनाती है? विभिन्न प्रकार के कायदे कानून बनाती है और इस तरह से चीजों को देखती है। जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो क्या करता है? प्रतिस्पर्धा का विनियमन करता है। मान लो कोई कंपनी पूरे मार्केट में और बाकी कंपनियों को टेक ओवर करे जा रही है, खरीद कर खुद के अंदर डालिए, कंपटीशन खत्म करना चाहती है, तो ऐसे अधिग्रहणों को पहले अनुमति लेनी पड़ती है। किससे? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से। तो वो एक तरह का क्या हो गया? नियामक संस्था हो गई। फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड जो है हमारे यहाँ पर, सेंसर बोर्ड, वो क्या करता है? मूवीज को नियमित विनियमन करता है उनका। इस तरह के जो है संस्थान बनाए जाते हैं जो नियमन का काम करते हैं, ठीक है। अब क्यों हो रहे हैं महंगे बीमा? तो हमारे यहाँ पर जो इंश्योरेंस है गैर जीवन बीमा, उस पर 18% जीएसटी है। और जब जीएसटी काउंसिल जानते हो ना, जिसका काम क्या होता है? जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेना। उसमें कौन कौन होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी होते हैं, ठीक है, उनके वित्त मंत्री भी होते हैं, और ये सारे मिलकर के, और केंद्रीय जो मंत्री है वित्त मंत्री, उनके साथ मिलकर के निर्णय लेते हैं किसी वस्तु पे कितनी जीएसटी लगेगी। उसमें जब ये मुद्दा उठाया गया तो उसमें ज्यादातर राज्यों ने मना कर दिया, बात ही नहीं की इस मुद्दे पे। तो वो सब चाहते हैं कि ये 18% जीएसटी लगा करके हम पैसा कमाएं, क्योंकि जीएसटी एक तरह से उन राज्यों को क्या देता है? लाभ देता है या राजस्व की व्यवस्था उनके लिए करता है। तो ये इस वजह से भी क्या हो रहा है? लोगों को जीवन बीमा की सुविधा नहीं मिल पा रही। अब देखो स्वास्थ्य बीमा की अगर हम बात करें तो देश में 90 करोड़ लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है। मतलब हमारी 145-46 करोड़ की जो आबादी है ना, उसमें से 90 करोड़ लोग तो आज भी बिना बीमा के हैं। मतलब आज अगर उनको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ दिक्कत हो जाए ना, तो वो व्यक्ति फिर से गरीबी के दलदल में चले जाएंगे। तो बीमा देना सरकार की जो गरीबी, जीरो पॉवर्टी का जो लक्ष्य हमारा है, उसकी तरफ लेकर जाता है, नहीं लेकर जाता? हाँ, जीरो पॉवर्टी एंड जीरो हंगर, ये 2 एसडीजी गोल है हमारे शुरुआती, है ना। पहला तो एलिमिनेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ पॉवर्टी, और दूसरा हंगर को एलिमिनेट करना। ये 2 इंपॉर्टेंट है। उनमें से अगर उस पर जाना है तो बीमा देना पड़ेगा। अगर बीमा है, जैसे मान लो फसल बीमा सरकार देती है, अब फसल में मान लो नुकसान हो गया तो कम से कम व्यक्ति के पास में कंपनसेट करने के लिए कुछ तो होता है, कुछ थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा, उसका प्रयोग करके वो बच जाएगा। समझ गए? आयुष्मान भारत एक योजना सरकार की जिसमें 30 करोड़ लोग बीमित है, लेकिन जनसंख्या का बड़ा हिस्सा आज भी इसमें नहीं जुड़ पाया। समझ रहे हो क्यों नहीं जुड़ पाया? इसके बहुत से कारण है। कुछ राज्यों ने इसको लागू नहीं किया है और कुछ राज्यों ने दूसरी विविध योजनाएं इसमें शुरू कर दी। जैसे हमारे राज्य में देखो तो हमारी कौन सी योजना है? पहले तो चिरंजीवी आई थी, और अब कौन सी आ गई उसकी जगह? मां, मुख्यमंत्री
आयुष्मान आरोग्य योजना, ठीक है। 10% लोगों के पास ही रिटेल इंश्योरेंस है। रिटेल मतलब जो किसी ने खुद ने खरीद लिया हो। और 18 करोड़ लोगों के पास ग्रुप इंश्योरेंस है, मतलब आप पूरी फैमिली का खरीद लेते हो, मतलब जिसमें बच्चे, माता पिता सारे सब क्या हो, कवर्ड हो। तो 4-5 लोगों को कवर करने वाला इस तरह का बीमा। 1938 में हमारे बीमा कानून बना था, जिसको हमने संशोधित किया ताकि हमारे बेहतर तरीके से बीमे का लाभ लोगों तक पहुंच पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बीमा क्षेत्र में कवर कर पाए, उसके लिए हमने ये किया है ना। फिर उसके बाद में हमने इसी में एक और एंट्री की, भाई ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, तो उसके लिए हम क्या चाहते हैं कि बीमा कंपनियां और आए हमारे यहाँ पर। भाई ज्यादा बीमा कंपनियां होंगी तो कंपटीशन रहेगा, कंपटीशन रहेगा तो दाम कम होंगे। तो हमने बोला कि भैया जो 49% जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ना, इसको अब तुम 74 भी कर सकते हो। एफडीआई, जो डायरेक्ट एफडीआई है ना, वो कितना कर सकते हो, 74%, ठीक है। और अगर ये तो ऑटोमेटिक रूट से, और एक डायरेक्ट रूट होता है। तो डायरेक्ट रूट में एक तो ऑटोमेटिक रूट होता है और एक थ्रू द गवर्नमेंट होता है, ठीक है। ऑटोमेटिक को हम डायरेक्ट भी बोलते हैं, तो यह बोल सकते हैं एक दिल्ली मार्ग होता है और एक मुंबई मार्ग होता है। इसका मतलब क्या होता है, देखो जब एफडीआई आती है ना, तो एफडीआई का मतलब होता है या तो एफडीआई आप डायरेक्ट ही कर दो बिना किसी परमिशन के, स्वचालित मार्ग जिसको बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मुंबई का। और एक होता है दिल्ली वाला मार्ग, मतलब जिसमें परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, सरकार पहले मंजूरी देगी तब। तो ज्यादातर दिल्ली वाले मार्ग में 100% तक भी हो जाता है, और यहां पर डायरेक्ट मार्ग में 74% आप क्या कर सकते हो, सीधा सीधा क्या ले सकते हो, हिस्सेदारी ले सकते हो। तो मतलब आप मालिक बन सकते हो। तो कोई कंपनी को अगर तभी आएगी ना, वो पहले 49 था, इसका मतलब क्या था कि आप मालिक नहीं बन सकते, आप केवल पैसा लगा सकते हो, मालिक बनने का हक नहीं है। अब क्या हो गया, 74 होते ही मालिक बनने का हो गया, 51% से ऊपर हो गया तो मालिक हो गए, समझ गए, ठीक है। तो ये हो गया आपके बीमा से जुड़ा। अब ये देखते हैं कि सरकार क्या कर रही है बीमा क्षेत्र में, ठीक है। भारत में सरकार क्या कर रही है, तो भारत में केंद्र स्तर पे सरकार चला रही है एक कार्यक्रम जिसका नाम है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत एक मिशन है, ठीक है। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं, एक अकेला आयुष्मान भारत नहीं है। हमको ये लग जाता है कि सर आयुष्मान भारत, केवल आयुष्मान भारत में केवल ये जो है बीमा मिलता है बस, इतना सा नहीं है। इसके 3 बड़े बड़े कंपोनेंट है जिनको आपको समझना पड़ेगा। कब शुरू हुई, 2018 में। 2018 में सरकार ने इसको शुरू किया, और इसके माध्यम से हमारा जो कमजोर वर्ग है, कमजोर कौन है, या तो आर्थिक रूप से या गांव में रहने वाली जनता, क्योंकि उनके पास आय के ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं होते, ऐसे पूरे वर्गों को स्वास्थ्य कवरेज देने के लिए हमने क्या किया, इस योजना को शुरू किया। अब इसका उद्देश्य आप याद कर लो, रट लो। ये 3 तरह के क्षेत्रों के में काम करता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तीन तरह के हिस्से हैं जिन पर ये काम करता है। प्राथमिक का मतलब जहां पर पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, मतलब जहां पर व्यक्ति सबसे पहले तुरंत जाएगा किसी भी बीमारी के इलाज। तो आप जैसे हो तो किसी न किसी क्लिनिक पे जाते हो, गांव में हम कहां जाते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे जाते हैं ना, या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अपेक्षाकृत बड़े स्तर पर होता है, ठीक है। द्वितीयक में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं वो। और तृतीयक क्षेत्र में आप क्या देखोगे, जहां पर बड़े हॉस्पिटल, जहां पर आप भर्ती होकर के इंडोर ट्रीटमेंट का फायदा ले सकते हैं, वो हो गया आपका तृतीयक क्षेत्र। गंभीर बीमारियों में, दुर्घटनाओं की स्थितियों में, बाकी जगह पे आप जिस तरह से उपचार प्राप्त कर सकते हो, स्पेशलाइज्ड आपको उपचार वहां पर मिल जाएगा। अब आपके पीएचसी में स्पेशलाइज्ड उपचार थोड़ी होता है, जनरल फिजिशियन होता है, वो अपने हिसाब से चीजों को देखता है। लेकिन मान लो वो रेफर करेगा, तो आप कहां जाओगे, या तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या फिर बड़े किसी तृतीयक सेवा क्षेत्र के हॉस्पिटल में, ठीक है। इस तरह से इसमें लेवल्स होते हैं। अब सरकार ने क्या किया, 3 अलग अलग तरह की योजनाएं इसमें चलाई। क्या चलाई, पहला तो उसने बोला सरकार ने कि एक तो हम बनाएंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो जो हमारे पहले के प्राथमिक सेवा केंद्र थे, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर थे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उनको सरकार ने नया नाम दे दिया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो इसमें एक तो आपके क्या क्या आ गए, उप स्वास्थ्य केंद्र, और दूसरे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इन दोनों को आपने इसमें सम्मिलित कर दिया। तो पीएचसी और उप स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र और भी छोटे होते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से भी, छोटा सा कहीं कोने में आपको मिल जाएगी एक छोटी सी बिल्डिंग। इनको क्या बोला हमने, या तो बोलेंगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर,
स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, नाम देखना आप चेंज हो गया आजकल, या फिर वहां लिखा होगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ठीक है, हाँ उन्हीं की बात मैं कर रहा हूं। तो निचले लेवल पर गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज में ज्यादा सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार ने नए रूप में उनको तैयार करने की कोशिश की है। अब शब्दों का प्रयोग तो हमेशा नया आएगा ही आएगा, नई स्कीम आएगी। बाकी मूल उद्देश्य क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वहां डॉक्टर्स की फिजिबिलिटी हो, उपस्थिति हो डॉक्टर्स की, इसके साथ साथ दवाइयां उपलब्ध हो, उपचार के लिए जो उपकरण है वो भी वहां पर अवेलेबल हो, ये सारे सब कुछ करके और एक तरह से अवसंरचनात्मक विकास करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। फिर दूसरा बोला कि चलो ये तो हो गया, लेकिन अब मान लो बंदा कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है और बड़े हॉस्पिटल जाए तो वहां क्या करे? तो वहां एक काम करो, एक नई योजना चला दो जिसका नाम क्या रखा? उसका नाम रखा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम जय। क्या रख दिया? पीएम जय। इसमें बोला कि भैया हर एक व्यक्ति जो इसके अंतर्गत सम्मिलित है तो उन सबको हम द्वितीयक और तृतीयक देखभाल से जुड़े हुए अस्पताल जो है उनमें प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का कवरेज देंगे। ठीक है, अब इसके लिए हमने डेटा कहां से लिया? तो जो हमारी सोशो इकोनॉमिक जो काउंटिंग है 2011 की जो सामाजिक आर्थिक जनगणना हुई उसके आधार पर हमने यहां पर लोगों को सम्मिलित किया। ठीक है, तो सरकार द्वारा वित्त पोषित एक योजना है जिसके अंतर्गत ये काम हो रहा है। इसके बाद सरकार ने पिछले साल 2024 में ये कहा कि अभी इसमें और लोगों का कवरेज बढ़ाना है, तो बोला कि 70 साल से ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं सारी कंप्लीट वो सभी इसके अंतर्गत पात्र हो गए, कोई भी हो। ठीक है, तो इस तरह से उनको इसमें सम्मिलित क्यों किया? ताकि बुजुर्गों को बेहतर सुविधाएं हम प्रदान कर सके। ये तो हो गई फिजिकली। अब सरकार ने बोला कि कई जगह ऐसी है जहां तक हम ऐसे नहीं पहुंच सकते और हम चाहते हैं कि डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बने। सरकार देखो एजुकेशन में भी डिजिटल कर रही है, नहीं कर रही? सरकार जो है प्रशासन में भी डिजिटलाइजेशन कर रही है। सरकार इसी तरह से जो ग्रिड्स हैं बिजली के उनको भी डिजिटल कर रही है। अब सरकार बोल रही है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भी, अब मान लो मैं बीमार हो गया, नॉर्मल पर्ची मैंने कटवाई और उसके बाद उसने मेरा इलाज कर दिया, मेरा डेटा गया, कुछ भी नहीं है, पर्ची गुम गई। लेकिन अगर मान लो इसी में क्या करे सरकार, मुझे एक आईडी दे दे और उस आईडी में जब भी मैं जाऊं तो डॉक्टर उस आईडी में लॉगिन करके मेरी बीमारी को उसमें फीड कर दे। तो इस तरह से जब भी कोई नया डॉक्टर मुझे देखेगा तो क्या होगा? उसकी पास हिस्ट्री पता चल जाएगी। इस तरह से देश में अलग अलग बीमारियों का एक सेंट्रलाइज्ड डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा, सटीक और अच्छे आंकड़े हमारे पास होंगे और हम बेहतर तरीके से लक्षित करके लोगों को डिलीवरी कर सकेंगे दवाइयों की। मान लो टीबी की बात कर रहे हैं, अभी टीबी की जो जानकारी है वो ऑफलाइन है, लेकिन अगर वो पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाए तो क्या होगा? हमको ज्यादा टारगेटेड टीबी जो है, क्योंकि टीबी में क्या होता है रेजिस्टेंस हो जाता है ड्रग्स के प्रति। अगर टीबी में कोई व्यक्ति दवाई लेता हुआ छोड़ दे, जो भी उनको जो एआरटी की जो दवाइयां मिलती है अगर उनको लेना छोड़ दे बीच में, तो क्या होगा? फिर टीबी ऐसी हो जाती है कि उसका इलाज नहीं हो पाता। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग, खांसी, दमे वाली जो जिसको हम बोलते हैं। तो ये वहां पर इस चीज को सुधारने के लिए और दूसरा एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाने के लिए सरकार ऐसा करे। सरकार हर जगह कर रही है। जैसे सरकार ने भी क्या किया, ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टेक योजना लेकर आई सरकार। तो एग्री स्टेक योजना के अंतर्गत सरकार ने क्या किया, गांव में सबके रजिस्ट्रेशन करवाए, जो जमीनें हैं उनको उनके आधार कार्ड से जोड़ा। क्यों किया? ताकि जमीनों की एक मैपिंग हो सके और उसके बाद में उनकी डिजिटल गिरदावरी करके और उनको फसल बीमा का सही सही लाभ दिया जा सके, उनके बीच में डिस्प्यूट्स जो है उनका सही तरीके से निवारण किया जा सके। इसी तरह से सरकार स्वामित्व योजना लेके आई थी गांव में, जिसके अंतर्गत जो आबादी वाले क्षेत्र हैं उनके अंदर मैपिंग की गई। 5 नंबर का प्रश्न भी आपको पूछा गया। तो मैपिंग करके सरकार ने क्या किया कि भैया अब देखो ये प्रॉपर्टी तुम्हारी मैप हो गई, अब तुम इसके बदले में लोन ले सकते हो, तुम्हें स्वामित्व का अधिकार दे दिया। स्वामित्व योजना में क्या किया, पट्टे जारी किए गए लोगों को। तो ये पट्टे मिलने से लोग क्या कर सकते थे, उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्या कर सकते थे, ऋण की व्यवस्था कर सकते थे। तो ये सरकार डिजिटल तंत्र का प्रयोग करके और मजबूत कर रही है लोगों को। यह है डिजिटल गवर्नेंस या डिजिटल इंक्लूजन, समझ गए? इसी तरह जेम ट्रिनिटी लेकर आई सरकार, जनधन आधार मोबाइल, उससे क्या हुआ, वित्तीय समावेशन हो पाया। तो ये सारे के सारे डिजिटल तरीके हैं। तो डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बना करके एक जो आभा आईडी है, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन में आभा आईडी करके 12 अंकों की एक आईडी है, वो यहाँ पर हर व्यक्ति को देने की बात इसमें कही गई है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है जिससे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, मतलब सभी लोगों के पास में क्या हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो। जैसे यूनिवर्सल एजुकेशन,
मतलब सार्वभौमिक शिक्षा हम बोलते हैं, मतलब सभी लोग क्या हो जाए, शिक्षित हो जाएं। ये कुछ प्रयास सरकार इस तरह से करती है, तो यहां पर भी इसमें ये प्रयास सरकार ने किया है। तो इस तरह से एक ओवरव्यू बना करके आप तैयारी करो, और नोट्स तो इसके बनाने ही है आपको, ठीक है। चलो मैं देख लेता हूं कुछ और कमेंट्स, ठीक है, तो खत्म करें। तो ये हो गया आज के करंट अफेयर्स। 4-5 टॉपिक थे, लेकिन यही है मेन जो क्रक्स है ना तैयारी का, वो इस तरह से आपका जो भी टॉपिक आप पढ़े उसके डायमेंशंस पूरे कवर करो। अब आपको कल को कोई बोले कि भाई आपके सर स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या क्या कमियां हैं, चुनौतियां कहाँ हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि स्वास्थ्य बीमा का कवरेज कम है कि नहीं है। बोल सकते 90 करोड़ लोग आज भी स्वास्थ्य बीमा से वंचित है, तो ये चुनौती है ना। प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी है, आज भी 10 लाख लोगों की जनसंख्या पर एक डॉक्टर हमारे पास है, स्थिति खराब है कि नहीं है। और जो गहन बीमारियां हैं उनकी जांच योग्य जो सुविधाएं हैं उनकी हमारे पास कमी है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारे पास में कमी देखने को मिलती है। हाँ, लोगों में जागरूकता की कमी हमारे यहाँ पर है। नियमित उपचार और जांच कहाँ करवाते हैं लोग बाग, घर पे डॉक्टर बन जाते हैं खुद ही। हाँ, गुणवत्तापूर्ण दवाओं की हमारे यहाँ पर कमी है। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, लीपापोती, लाल फीताशाही, ये सब हमारे यहाँ पर है। ये सभी चीजें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य क्षेत्र को कमजोर करती है। तो चुनौतियां पूछ ले, अगर पूछे कि स्वास्थ्य क्षेत्र की क्या अच्छी बातें हैं, तो आप बता सकते हो कैसे हमने हेल्थ कवरेज को बढ़ाने के प्रयास किए, उन सब चीजों पर हम बात कर लें। तो दोनों पक्ष हमको ध्यान रखने। आलोचनात्मक विश्लेषण पूछ ले तो आपको दोनों पर बात करनी होगी कि एक और जहां ये कमियां है वहीं पर ये चीजें अच्छी है, और अब आगे क्या करना है उस पर भी हम बात करते हैं। तो ये एक तरीका है, इसको क्लासरूम से ही आप डेवलप करो। क्लासरूम से अगर ये हैबिट डेवलप हो गई तो मान के चलो आपको आने वाले टाइम में ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, है ना। अभी से आप, अब जैसे आपका शुरुआत है, अभी 12वीं पास करके आप निकले हो, अभी से आप इन चीजों को समझ रहे हो ना, तो 2 साल बाद तो आपका बहुत ज्यादा एक डेवलपमेंट हो जाएगा। एक आप इस तरीके से बात करोगे, जब भी करोगे तो मैच्योरिटी के साथ, ये नहीं जो मन में है जो बोल रहे हैं। बोलने से पहले सोचोगे कि क्या बोलना है, लिखने से पहले सोचोगे कि क्या लिखना है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसको कितना बेहतर तरीके से तैयार करते हैं।